तो थोड़ा सा ध्यान इस चीज पे विशेष दीजिएगा। ये सब ऐसा आर्टिकल है जो भाग 5 के अंतर्गत जो भी आता है ना, भाग 5 के अंतर्गत जो कि उसमें संघ होता है यानी केंद्र के बारे में हम पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड हर एग्जाम में 1 से 2 अनुच्छेद जरूर रहता है। ये माइंड में सेट कर लीजिए, अभी नहीं जानते हो तो सेट कर लीजिए, जरूर रहता है। और एसआई का नोटिफिकेशन आज कल परसों 2-3 दिन के अंदर अंदर हर हाल में आएगा, ठीक है, हर हाल में आ जाएगा, ये समझ लीजिए। क्योंकि रक्षा विभाग के द्वारा जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया, यानी गृह मंत्रालय के द्वारा जो है सौंप दिया गया है कि 2356 वैकेंसी लगभग में, ठीक है, जो आने की संभावना है। तैयारी में जितना कर रहे हैं अभी से ही कोशिश करिए थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, ठीक है। तो उसके अंतर्गत देखते हैं भाग 5 स्टार्ट भी होता है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, और जिसमें अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया ये बताइएगा। देखिए, हाँ, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा, अनुच्छेद 53 के अकॉर्डिंग है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो अनुच्छेद 54 में क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाएगा, यानी निर्वाचन करने की बात है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली की बात करें या प्रक्रिया की बात करें तो अनुच्छेद 55 हो जाएगा। निर्वाचन और निर्वाचन प्रक्रिया या प्रणाली में अंतर है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54, निर्वाचन प्रक्रिया प से 55, ध्यान रखिएगा। प्रक्रिया या प्रणाली होगा तो 55 हो जाएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली जो होता है, प्रक्रिया होता है, वो किस आधार पे मत होता है तो एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित चुनाव होता है राष्ट्रपति का। ये राष्ट्रपति का जो है एक बोला जाए तो समान अनुपातिक प्रणाली होता है, यानी कि ये एक तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन ही होता है, ठीक है। क्या हुआ, देखिए बताते हैं आपको हम। अगर वोट तो डायरेक्ट यानी कहने का मतलब एक अप्रत्यक्ष ही चुनाव होता है, क्योंकि हम लोग जो जनता, अगर जो जनता के द्वारा चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है। और जनता क्या आप राष्ट्रपति को चुनते हैं? नहीं ना चुनते हैं। आप यहाँ से एमपी एमएलए को चुनते हैं, यानी जो है लोग संसद को चुनते हैं, या फिर जो से बोले विधायक को चुनते हैं, वो सभी जो है राष्ट्रपति को चुनता है, ठीक है। वो अप्रत्यक्ष होना चाहिए और एकल संक्रमणीय पद्धति पे आधारित चुनाव होता है। 55 हो गया। 56 की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में जब चुन लिया है तो उसका कार्यकाल की बात करते हैं, तो कार्यकाल हो जाएगा 56 में कार्यकाल के बाद जब चुन ले, कार्यकाल खत्म होगा तो फिर से बनेगा। इसका मतलब पुनः दोबारा जो है, यानी दोबारा नियुक्ति जो होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 57 के अकॉर्डिंग। और दोबारा नियुक्ति किस आधार पे होगा, तो जब उसमें योग्यता होगा तब ना, तो 58 अनुच्छेद में क्या हो जाएगा, योग्यता हो जाएगा। और जब चुना गया है, करें योग्यता जब है उसमें, तो उसका कुछ ना कुछ दशा होगा, कुछ ना कुछ स्थिति होगा जो 59 में होगा। और जब वो चुना गया है, सब कुछ उसका सही चल रहा है, सब कुछ सारा स्थिति सही चल रहा है, तब उसका क्या होगा, शपथ होगा, जो कितना अनुच्छेद में, 60 में शपथ होगा। जब शपथ ले लिया है तो इसका मतलब राष्ट्रपति रूप में काम करेगा, तो उसको हटाने की बात की जाएगी तो महाभियोग 61 में हो जाएगा। यहाँ तक समझे हैं? देखिए थोड़ा सा लॉजिक बना के याद रखिएगा। ट्रिक इसका बहुत सारा होता है, ठीक है, समझे। ट्रिक भी होता है, ट्रिक भी कहिएगा तो बता देंगे, लेकिन उसमें भी आपको याद रखना ही पड़ेगा। राकानी, ठीक है, पकानी कोका दुयो दशम होता है, पकानी कोका दुयो दशम। इससे क्या होता है, पॉपुर पद हो जाता है। का से कार्यपालिका का प्रधान होगा, लेकिन कहीं कहीं आप फंस जाए, कार्यपालिका का प्रधान करे या फिर कार्यकाल करे, ठीक है। इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो प से राष्ट्रपति का पद, का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, ठीक है, पकाने का काम खत्म हो गया, ठीक है। इसका बाद बताए कोका, तो कोफर कोटा होता है, यानी निर्वाचन कोटा जो होता है, यानी निर्वाचन की प्रक्रिया होता है, वो हो जाएगा को से, यानी अनुच्छेद 55 हो जाएगा। 56 में बात करें तो टा जो है क्या बताए, कोका, फिर अगला का से क्या हो जाए, कार्यकाल, 57 कार्यकाल हो गए। फिर इसको बताए दुयो, 56 ना, फिर आगे बताए दुयो दशम, तो दू से दोबारा निर्वाचन 57, यो से योग्यता 58, ठीक है, दुयो खत्म हो गया। 10 से दशा होता है जो कि 59 में, 100 से शपथ होता है जो कि 60 में, 9 से महाभियोग होगा जो कि 61 में। यहाँ तक समझ गए? ये ट्रिक छोड़िए, आप हमको आपको एक लॉजिक वे में बताए, अगर ऐसे याद कर लिए तो सब परमानेंट रहेगा। एक बार फिर से बोर नहीं होइएगा सिर्फ, ठीक है, याद हो गया? चलिए लास्ट में एक बार रिवाइज करवाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तब तक भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बन गई थी, ठीक है। बताइएगा केवल ऐसे जो है कौन से राष्ट्रपति बने थे जिसके निर्वाचन में दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था? तो समझिए बीबी गिरी,
नाम से ही पता चलता है, जो कोई चीज गिर जाएगा तो फिर से उठाना पड़ेगा। वही चीजें बीबी गिरी यानी क्या होगा, दूसरे चक्र की मतगणना, यानी दोबारा मत को जो है गणना करना पड़ा था बीबी गिरी के काल में। आगे बताएगा, एक जो है, एक क्या बोलते हैं, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एस राधा कृष्णन हो जाएंगे। ठीक है, 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति। और एस राधा कृष्णन जो है उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व कहाँ के राजदूत थे? तो रूस सोवियत संघ के राजदूत थे। यहां तक क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। बताएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वो कितने कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने? 2 कार्यकाल के लिए, 2 कार्यकाल के लिए बने थे। ठीक है, आगे बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे तो वो जो है किनको हराकर बने थे, यानी दूसरे स्थान पे कौन थे? दूसरे स्थान पे, यानी जो होता है ना, आप किसी को हरा, अभी वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू किसको हरा के बने हैं? यशवंत सिन्हा को हरा के, यशवंत सिन्हा को हरा के बने हैं ना। उसी तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, यदि चुनाव हुआ था पहली बार राष्ट्रपति के लिए, तो दूसरे स्थान पे कौन आए थे? केटी शाह हो जाएंगे। सही आंसर केटी शाह। ठीक है, हाँ, केटी शाह का नाम सुने होंगे। ठीक है, हाँ, केटी शाह जो इनके राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति के विरोधी यानी विपक्षी नेता थे। ठीक है, केटी शाह इसमें नहीं है वैसे, लेकिन बता दिए हैं। हाँ, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का क्षमादान का शक्ति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद 72 के अकॉर्डिंग होता है क्षमादान की शक्ति। ठीक है, कल एक क्वेश्चन पूछे थे कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। किस अनुच्छेद में कहा गया है? 113 का 3 के तहत नहीं कहा गया था। ठीक है, यानी 3 7 है, समझिए। कुछ आप लोग अपने मन में जो है ना टोन बनाइएगा उसको याद करने का। अब चाहे हम क्या बोले, किसी अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति के सिफारिश पर ही की जाएगी, ये किस आर्टिकल में है? तो 113 के 3 के अंतर्गत है। ठीक है, आगे बताइएगा, उपराष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? हाँ, 63 हो जाएगा। उपराष्ट्रपति का पद हो जाएगा 63, यानी राष्ट्रपति का पद कितना है? 52 में 11 जोड़ेंगे तो 63 होता है। यानी उपराष्ट्रपति से, सॉरी, राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति पर आएंगे ना, 11 जोड़ के अगर नहीं पता है तो, अगर जैसे राष्ट्रपति वाला याद है तो उपराष्ट्रपति में 11 जोड़िएगा तो आ जाइएगा। ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री वाला में जो है उसमें अगर 89 जोड़ते हैं तो प्रधानमंत्री क्या केंद्र सरकार का होता है? राज्य सरकार का प्रधान कौन? मुख्यमंत्री हो जाएगा ना। मुख्यमंत्री यानी राज्य सरकार का कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य सरकार का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा? तो राज्यपाल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल, जिस तरह से केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति होता है। सॉरी, उल्टा हो गया। जिस तरह से केंद्र सरकार का जो है वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी तरह से यहाँ राज्य में जो है मुख्यमंत्री हो जाएगा। उल्टा हो गया था। उसी तरह से राज्य में जो है वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री हो जाएगा, और सीधा अगर बोले कार्यपालिका प्रधान तो राज्यपाल होगा। यानी केंद्र से हमें राज्य में आना है तो सेम चलेगा। जिस तरह से केंद्र का प्रतिनिधि करने के लिए जो होता है राष्ट्रपति होता है सेंट्रल यानी केंद्र लेवल में, और राज्य का जो है भारत सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है? राज्यपाल काम करता है, न कि मुख्यमंत्री। ये ध्यान रखिएगा। हाँ, हम क्या बताए, संवैधानिक कार्य हो या फिर भारत सरकार का यदि कोई व्यक्ति होता है राज्य में तो वो कौन सा होता है? राज्यपाल होता है। मुख्यमंत्री तो विधानसभा का से चुन के आते हैं ना। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति के लिए जो है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 64 और 89 दोनों देता है। 64 और 89 दोनों के अंतर्गत जो है उस उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो बताइएगा, उपराष्ट्रपति का पद यानी वेतन जो है कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख होता है। लोकसभा अध्यक्ष का बताइएगा, तो लोकसभा अध्यक्ष का भी वेतन 4 लाख होता है। बताइएगा, उपराष्ट्रपति को वेतन जो मिलता है किसके लिए मिलता है? उसे राज्यसभा के सभापति के लिए सैलरी मिलती है, न कि उसे उपराष्ट्रपति के पद के लिए मिलता है। यानी उपराष्ट्रपति के पद के लिए उसे कोई पैसा नहीं मिलता। किसके लिए मिलता है? वो उपराष्ट्रपति जो है यानी राज्यसभा के सभापति होते हैं, उसके हक से उन्हें सैलरी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं।
देखिएगा उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता की बात करते हैं, तो योग्यता में क्या क्या होता है। तो योग्यता पहला तो होना चाहिए उसे 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया या फिर किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया। और इसके साथ साथ एक पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की आवश्यकता होती है। तो उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक 20 अनुमोदक, और राष्ट्रपति के लिए, हाँ हम पूछ रहे थे वही चीज, राष्ट्रपति के लिए कितने प्रस्तावक अनुमोदक, तो 50-50। ध्यान रखिएगा, याद करने के लिए बताते हैं। जिस तरह से आप क्रिकेट में देखते हैं क्या 50-50 होता है ना, 50 ओवर का होता है ना मैच, उसके बाद 50 के बाद एक ही बार कितना होता है 20-20 होता है। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के लिए कितना 50-50 और उपराष्ट्रपति के लिए कितना 20-20 यानी 20-20। इससे ध्यान रहेगा, यानी प्रस्तावक अनुमोदक वो जरूरी है, 50 कम से कम प्रस्तावक अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए, और उपराष्ट्रपति के लिए 20-20। आगे देखते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन के लिए जो है निर्वाचक मंडल जो है किस अनुच्छेद में होता है, निर्वाचक मंडल अभी जस्ट बताए हैं। 55 में 11 जोड़ेंगे कितना 66, तो 66 अनुच्छेद 66 में ही है उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल, ठीक है 66 अनुच्छेद 66 में। जिस तरह से आप 64 बोले हैं, तो राष्ट्रपति के बारे में हम क्या बोले थे, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है ना, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 53 में 11 जोड़ते हैं तो कितना होता है 64 होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति किसका होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, तो कितना 53 में 11 जोड़ने पे 64 आ रहा है ना। बस सिर्फ एकदम हम 11 को काम करना है, ठीक है। आगे बताइए उपराष्ट्रपति की पदावधि। अब आर्टिकल किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है ये बताना है। थोड़ा सा सोचिए, देखिए हमेशा बोल रहे हैं हर जगह रटा हुआ पॉइंट नहीं ध्यान में आएगा, ठीक है 67 हो जाएगा ना सब, ये सिंपल है। राष्ट्रपति का हम कार्यकाल बताया अनुच्छेद 56 में कार्यकाल है, तो 56 में 11 जोड़ते हैं तो क्या होता है 67 होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 67 के अकॉर्डिंग है। ये आपको कहीं भी लिखा हुआ या आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे 11 जोड़ने वाला, 89-90 जोड़ने वाला पता होगा। 11 वाला क्या है 53-11, जिस तरह से 53-11 करते हैं 64 तो सभापति हो गया। इसी तरह से 56-11 कितना 67 तो कार्यकाल हो जाएगा। तो देखो उपराष्ट्रपति जो है अपना पद त्याग करता है, यानी किसे त्याग पत्र देगा, वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक है। किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो 67 के क के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 67 के क के अकॉर्डिंग जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइएगा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। हम जानते थे, आप उम्मीद भी कर रहे थे, आप सभी यही कहिएगा। ये बताइएगा प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष बोलिएगा। लेकिन जान लीजिए न ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है, न ही मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, लोकसभा का या फिर विधानसभा का कार्यकाल होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा जब तक रहेगा तभी तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, जब लोकसभा विघटित होगा तो इसका मतलब प्रधानमंत्री का पद या फिर मंत्रिमंडल स्वतः समाप्त हो जाएगा। मन में सेट करिएगा, हमेशा दिमाग में ये चीज सेट होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री का और सीएम का यानी मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता है, कोई कार्यकाल नहीं होता है, वो लोकसभा पे डिपेंड करता है। नहीं, हाँ अधिकतम होगा। न्यूनतम का सीमा है, न्यूनतम का सीमा है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल का सीमा नहीं है, कार्यकाल का नहीं, प्रधानमंत्री बनने के लिए बात कर रहे हैं, उसके लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम न्यूनतम का कोई सीमा नहीं, कम से कम कितने वर्ष के लिए, कितने अधिक के लिए, इसका सीमा नहीं समझे। मुख्यमंत्री विधानसभा से ही चुन के जाते हैं। आप जैसे पढ़े होंगे या क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन होता होगा कि प्रधानमंत्री का पद यानी प्रधानमंत्री को ऑप्शन देता है, नियुक्ति किया जाता है, निर्वाचन होता है, ठीक है, चुना जाता है, इस तरह से आता है ना। तो प्रधानमंत्री का क्या होता है, सदन के नेता होता है, नियुक्ति होता है। सुनिए, नहीं सही है, नियुक्ति होगा। प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बट वो जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के नेता। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो प्रधानमंत्री का आप जैसे यही बोले चुने गए, थोड़ा सा फंस गए ना। आप सोचते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ से जो है वोट दिए तो यानी हम चुने प्रधानमंत्री को, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री वही व्यक्ति बनेगा
जो लोकसभा के बहुमत दल के नेता होंगे। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष में भी कभी-कभी क्या गलत कर देते हैं? उसमें लोकसभा निर्वाचित नहीं देखिए, चयनित किया जाता है, बताते हैं वो चुने जाते या फिर चयनित, दोनों एक ही वर्ड होता है। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष, ये सभी जो है जितने भी सदस्य हैं, यानी सभी लोकसभा सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और दूसरे को उपाध्यक्ष नियुक्त किया, यानी कि जो है जो चुना जाता है, एक को अध्यक्ष दूसरे को उपाध्यक्ष चुना जाता है उसी सब में से, और उसी में से चुना जाता है। जिस तरह से प्रोटेम स्पीकर के बारे में जानते होंगे, जो 17वीं लोकसभा वर्तमान में चल रही है, 17वीं लोकसभा के जो है प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार थे। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर कौन थे? वीरेंद्र कुमार। और इनका कार्यकाल तभी तक रहता है जब तक कि लोकसभा का गठन न हो, यानी अध्यक्ष का नियुक्ति, यानी अध्यक्ष न चुना जाए, तब तक रहेंगे, सुन लीजिएगा, तब तक ही रहेंगे। और इनका मुख्य काम क्या होता है? तो जितने भी यानी नवनिर्वाचित जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों का शपथ दिलाने, यानी सभी सदस्यों को शपथ दिला देंगे तभी तक रहेंगे। और हाँ, और नहीं, और सुन लीजिए, और लोकसभा, क्या लोकसभा के अध्यक्ष का शपथ होता है? नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं, न कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। बहुत देखिए, ये पॉलिटी है, थोड़ा सा जितना इंटरेस्ट जगाइएगा मन में उतना आसान बन जाएगा। क्या हुआ? लोकपाल का होता है, देखिए 670 होता है। लोकपाल की बात करते हैं, लोकपाल 670 होता है। ठीक है, और प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की, सॉरी, प्रथम लोकायुक्त की बात करें तो पीसी घोष हो जाएगा, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनका एक यही यूनिक है जो 70 वर्ष तक मैक्सिमम रहे। 670 है, 670 है। ठीक है, चलिए, अभी बता रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। लोकसभा अध्यक्ष का शपथ नहीं होता है। ठीक है, उसे एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेनी पड़ती है, क्योंकि वो अध्यक्ष चुने जाने से पहले वो सदस्य रहते हैं। ठीक है, और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। और ओम बिरला का निर्वाचन क्षेत्र कहां से है? कोटा, राजस्थान के कोटा में बूंदी पड़ता है। ठीक है, बूंदी से चुने गए हैं वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। हाँ, लोकसभा का महासचिव जो होता है, यानी जो है वो अध्यक्ष के द्वारा ही चुना जाता है। और जैसे अभी थोड़ा देर पहले जो बोले थे लाभ के पद के बारे में कि उपराष्ट्रपति भी बनेंगे तो उसे कोई लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो इस लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति के लाभ का पद पे है या नहीं है, इसका निर्धारण वही करेगा। बताइएगा क्या हुआ? हाँ, उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 67 बताए थे, और 67 के क के तहत जो है त्याग पत्र देगा। और किसको त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को यदि त्याग पत्र देना होगा तो उपराष्ट्रपति को देगा। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपाध्यक्ष को ही त्याग पत्र देता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री त्याग पत्र, ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, हाँ, तब लोकसभा को राष्ट्रपति सूचना देगा। ठीक है, क्या प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देते मंत्रिमंडल भंग होगा ना, मंत्रिमंडल भंग होगा। आप जैसे जानते हैं, बताते हैं, जैसे मंत्रिमंडल का चुनाव होता है ना, तो उसमें क्या होता है, पहले तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री जो बहुमत दल के नेता होते हैं उसे चुन लेते हैं, और उसके बाद प्रधानमंत्री के सिफारिश पर अन्य मंत्रियों का जो है हाँ चयनित जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री सिफारिश करता है। क्योंकि आप जानते हैं ना, कहा नहीं जाता है कि प्रधानमंत्री यानी जैसे लोकसभा के नेता है तो वही चुनेंगे किसको किसको हमको कौन मंत्री देना है, कौन मंत्रालय देना है, तो वो तो वही बताएंगे ना। राष्ट्रपति का सिर्फ और सिर्फ क्या उनके द्वारा किया जाता है, बाकी हाँ हेल्प करने का काम प्रधानमंत्री करता है। जैसे त्याग पत्र देता तब तक बनाता जब तक पद पे कोई राष्ट्रपति आना जाए, तो प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देगा तो उससे पहले जब तक त्याग पत्र तो मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा 6 महीना के अंदर अंदर, जो फिर से जब तक त्याग पत्र देगा तब तक कोई प्रधानमंत्री बना के तो ऐसा थोड़ी ना हो, ऐसा नहीं होता। लोकसभा उसमें भंग हो जाएगी, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा और उसमें से फिर से जो है चुना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप प्रधानमंत्री को नहीं ना चुनते हैं, आप लोकसभा के जो है सदस्य को चुनते हैं, जिसे सांसद बोलते हैं। सांसद को आप चुनते हैं, फिर सांसद में जो है वहां फिर जो है लोकसभा के बहुमत दल के नेता जो होते हैं उन्हें बनाया जाता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और कोई दिक्कत है?
ठीक है। और राष्ट्रपति का क्या होता है, राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है तो उसके नीचे जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और यदि उपराष्ट्रपति का भी पद खाली होता है तो उस स्थिति में भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो उस स्थिति में काम करेंगे। और ऐसा एक बार हो चुका है। और बनने एकमात्र जो है मुख्य न्यायाधीश बनने वाले जो राष्ट्रपति के रूप में तो एम हिदायतुल्लाह बने थे। ठीक है। क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है 3 लोग थे। ठीक है, बीबी गिरी, बीडी जत्ती और एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 हो जाएंगे। लेकिन एक ऐसा स्थिति जिस स्थिति में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था और वो व्यक्ति थे एम हिदायतुल्लाह। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर तब भी पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण न कर ले। कहने का मतलब उपराष्ट्रपति यदि पद से, ये त्यागपत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यदि उसकी पद की अवधि समाप्त, त्यागपत्र की बात नहीं कर रहे हैं, यदि उपराष्ट्रपति का पद का अवधि समाप्त हो जाता है या फिर राष्ट्रपति के पद का अवधि समाप्त हो जाता है, उस स्थिति में वो तब तक काम करेंगे जब तक कि दूसरा व्यक्ति ना बन जाए। ठीक है, तब तक वो रहेंगे। तो उपराष्ट्रपति तब तक रहेंगे। ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, तो अनुच्छेद 67 के गौ के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 67 के गौ के अकॉर्डिंग उपराष्ट्रपति तब तक उपराष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी पद पे न ग्रहण हो, यानी पद पे न आ जाए। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 65 में ही है ये चीज। ठीक है, अनुच्छेद 65 में ही है कि यदि जो है राष्ट्रपति का पद यदि खाली है, उस स्थिति में राष्ट्रपति के हक से जो है उपराष्ट्रपति कार्य पे करेगा और उसको वेतन भत्ता जो मिलेगा वो सारी सुविधाएं राष्ट्रपति वाला मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। उसको यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, भले ही कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों न रहे, लेकिन उसे राष्ट्रपति की सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी मिलेगी। क्या हुआ? तो वो कार्यवाहक न हो जाते हैं। तो कार्यवाहक का मतलब नहीं समझते, जैसे कि अति प्रभार मिलता है कि एक मंत्री रहते भी हैं, फिर भी दूसरा यदि खाली हो जाता है तो प्रभार मिल जाता है, तो वही कार्यवाहक कहलाता है। समझे? हाँ। और 6 महीने, अगले 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा और फिर से राष्ट्रपति के पद को भरना पड़ेगा। ये प्रक्रिया होता है। ये तो ग्राम पंचायत में भी होता है। यदि मुखिया यदि कुछ भी हो जाता है तो उस स्थिति में भी जो है 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बताइएगा। क्या 65 में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के हैसियत से काम करेगा, अनुच्छेद 65। वेतन के हकदार नहीं होगा, राष्ट्रपति का कहीं एक ही जगह न मिलेगा। 65 में ही है। वेतन के बारे में चर्चा नहीं किया गया, वो हम अपने मन से बता रहे थे, इसमें नहीं लिखा हुआ है। वो हम अपने मन से बता रहे थे कि राष्ट्रपति के रूप में ही उसे वेतन भत्ता मिलता है। ठीक, आगे बताइए, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? ठीक है, 16 वर्ष नहीं, लगभग 17 वर्ष ले लीजिए। 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन। ठीक है, 16 वर्ष 9 महीना 12 दिन का कार्यकाल था। सबसे लंबा किसका था? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू का था। हाँ, दोनों पहला ही रह गए। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, राष्ट्रपति में बोल रहे हैं ना, बताते हैं। सबसे जाकिर हुसैन हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति में सबसे कम दिन बीवी गिरी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए आगे बताइएगा, जो है जिस किसी काल अवधि में जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, वह राज्यसभा के सभापति पद के कार्यों को नहीं करेगा। कहने का मतलब वो उपराष्ट्रपति तो रहेंगे लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यानी उसका कार्य जो है राज्यसभा के सभापति की जगह पे फिर उप सभापति उसको संभालेंगे। आगे देखते हैं, और जो है नहीं करेंगे। और यह किस अनुच्छेद के अधीन जो है राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते के हकदार नहीं होंगे? आपको पहले ही थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं किस जो है वो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन भत्ता नहीं लेते, वो राज्यसभा के सभापति के रूप में लेते हैं। और वो सभापति के रूप में भी वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे जिस स्थिति में वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 97 में कहा गया है। हाँ, अनुच्छेद 97 में हो जाएगा कि जो है उस वेतन भत्ते के हकदार नहीं होंगे
वो राज्यसभा के सभापति के रूप में पैसा नहीं लेंगे। वो किस स्थिति में? अनुच्छेद 57 के 97 के अकॉर्डिंग, 57 बोला कि 97 के अकॉर्डिंग। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 74। और मंत्रिपरिषद को जो है सलाह एवं जो है मतलब कहने का चलाने के लिए उसका हेड जो होगा वो प्रधानमंत्री होता है, जो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 75 के अकॉर्डिंग। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति, तो नियुक्ति होगा, नौकरी चुना जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा 11वें संविधान संशोधन में यह अधिनियम में घोषित किया गया था कि जो है मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री सहित 15% अधिक से अधिक जो है लोकसभा के अधिक से अधिक होगा। 2003 हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कहा गया था कि जो है लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का जो है मात्र 15% टोटल मंत्रिमंडल में सदस्य होंगे, जिसे प्रधानमंत्री को लेकर, ठीक है। 15% से अधिक नहीं हो सकते। क्या हुआ? 12% है शायद, हाँ 12 को हो सकता है मंत्रिमंडल के साथ। राज्य में जो है अधिक से अधिक 12 को हो सकता है, या क्या है? 12 को मंत्री हो सकता है ना, कुछ है, लेकिन 12 कुछ है, उससे कम नहीं हो सकता। अच्छा 12, अच्छा देख लेते हैं आगे, घबराइए। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, सब आएगा बारी बारी, पेशेंस रखिए ना। इतना हो जाएगा ना इंडियन पॉलिटी में। एक सप्ताह में 10 दिन ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। 10 दिन के अंदर अंदर जो सेट अभी बना रहे होंगे ना, अभी भी जो सेट बना के आए होंगे, एक आध क्वेश्चन लगता है इसमें जरूर होगा, ठीक है, वो रहता ही है। और देखने के बाद सारा क्वेश्चन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आगे बताइएगा राष्ट्रपति के जो है ये जो है मंत्री जो है अनुच्छेद 75 के 2 के अकॉर्डिंग जो है किसके प्रसाद पर्यंत काम करता है? हाँ, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है पद को धारण करता है। और 75 के 3 के अकॉर्डिंग क्या है? तो मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें भी प्रश्न बनता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति। कैसे यार, दोनों में कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। सामूहिक रूप से आप देखिए, लोकसभा बोलते मात्र आ जाता है समूह आता है। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना? 5। सभा मतलब क्या आता है? समूह ना। तो जब सामूहिक, समूह मतलब क्या? सामूहिक रूप से जिम्मेवार होंगे तो लोकसभा के प्रति। और व्यक्तिगत, राष्ट्रपति क्या है? व्यक्तिगत है, एक व्यक्ति है। राष्ट्रपति क्या है? एक व्यक्ति होते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। यहाँ क्लियर हो गया होगा ये बात, ठीक है। और किस अनुच्छेद में कहा गया है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति 75 के 3 के तहत, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 75 के 2 के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अब शपथ की बात करें 75 का 4 में शपथ हो जाता है, ठीक है। और पद छोड़ने की बात होता है जो है 75 का 5 हो जाता है। मंत्रिपरिषद में अगर शामिल होगा कोई सदन के सदस्य नहीं है तो वो 6 महीने से ज्यादा नहीं। हाँ, 6 महीना ज्यादा नहीं टिक सकता है, यानी 6 महीना के अंदर अंदर जो है अपनी सदस्यता को जो है ग्रहण करना पड़ेगा किसी भी एक सदन में। क्या? हाँ, जहाँ सदन की संख्या 40 होगी ना, वहाँ 12%। अच्छा, अधिकतम 12 हो सकता है। अच्छा देख लेते हैं उसको। 12 सदस्य होगा, प्रतिशत नहीं होगा। हाँ हाँ, प्रतिशत में नहीं होगा। 40 ही सदस्य हो रहा है तो हाँ, उसका 15%, उस 40 का 15% करते हैं, कितना हो जाता है? अरे ये समझ लीजिए, लोकसभा के 15% करिए, चाहे विधान परिषद या विधानसभा है तो विधानसभा के 15% करिए। वही 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत ही है ये, ठीक है। आगे बताइएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद के बीच एक संवाद का काम करता है, अनुच्छेद 78 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। देखिए मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कभी कभी ऑप्शन में देके ये भी पूछ दिया जाता है कि इसमें से जो है कौन मंत्री का प्रकार नहीं, यानी कौन मंत्री नहीं है, ठीक है। उसमें आपको कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री के अलावा कुछ और मंत्री कोई दे दे, ठीक है। क्या हुआ? स्वतंत्र प्रभार उसके अंतर्गत नहीं आता है, राज्य मंत्री के अंतर्गत आता है, ठीक है।
किया जाएगा समिति में। अच्छा, सब नहीं हो सकता है। बहुत कुछ पूछा जाता है, ठीक है। जब तक क्वेश्चन पूरा नहीं आएगा पूछ देता है वाला बहुत कुछ है, ठीक है। इसमें लेकिन जो बनता है ऑप्शन में चौथा ऑप्शन कुछ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा। राष्ट्रपति जो है संसद का सत्रावसान कर सकता है, यानी लोकसभा का विघटन कर सत्रावसान कर सकता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 85 ने होगा, अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग, ठीक है। विघटन लोकसभा का विघटन 85 के, हाँ तो वही ना है सर। और किसके, हाँ और किसके सलाह पे कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सलाह, प्रधानमंत्री के सलाह पे ही करेगा। आगे बताइएगा। जैसे अभी थोड़ा देर पहले बताया भी थे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसे अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है। यानी अपने भाषा में कह दिए कि प्रधानमंत्री यदि त्यागपत्र दे, चाहे उनकी एकाएक डेथ हो जाती है, तो मंत्रिपरिषद स्वतः विघटित हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी बनी थी, जो कितने अवधि में काम किए हैं? तो 2 अलग अलग अवधियों में काम किए हैं। हाँ, और पहली बार जो इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री बनी थी तो किस सदन के सदस्य थी? तो राज्यसभा के सदस्य थी, ठीक है। आगे बताइएगा। एकमात्र प्रधानमंत्री जो कभी संसद में चरण, लोकसभा में चरण नहीं रखे थे, तो चौथे चरण नहीं रखे मतलब क्या हुआ? कहियो नहीं गए, चरण नहीं रखे। चौधरी चरण सिंह नाम ही है, चौधरी चरण सिंह, चरण नहीं रखे, ठीक है। वो अविश्वास प्रताप है, ठीक है। तो एकमात्र प्रधानमंत्री जिसपे अविश्वास प्रस्ताव को जो है लाया गया था, तो अविश्वास प्रस्ताव यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। हाँ, जिसपे कोई विश्वास नहीं यानी क्या हो जाएगा? विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव। और एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जिसपे सबसे पहले जीवी मावलंकर पे ही अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा। एक जो है कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति? ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। हाँ, वो विपक्ष के द्वारा ही लाया। कुछ भी करिएगा, आपको हम सीधा सीधा कर रहे हैं, कुछ भी कीजिएगा तो आपके जो समर्थक होंगे वो कभी आपके विरोधी नहीं ना बनेंगे। विरोधी तभी बनेंगे जब आपके वो विरोधी बनना चाह रहे हैं, बढ़िया से बन जाएंगे, ठीक है। वही होता है, समर्थक कभी विपक्षी नहीं होगा। अगला बताइएगा। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? 32 वर्ष का रहा है कार्यकाल, सही है। अगला बताइए। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री? राजकुमारी अमृता कौर हो जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृता कौर। आगे बताइएगा। बताइएगा कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य थे? विधानसभा बोल रहे हैं, विधानसभा, राज्यसभा नहीं बोल रहे हैं। राज्यसभा से कई थे 4 व्यक्ति, उसमें इंदिरा गांधी वगैरह भी आते हैं। विधानसभा से बोल रहे थे। रुकिएगा 1 मिनट। ये हो जाएगा राजीव गांधी, ठीक है। राजीव गांधी जो है ये विधानसभा के सदस्य थे, विधानसभा सदस्य जी। आप चेक कर लीजिएगा, तो एक बार चेक करिए तो थोड़ा सा। चाहे नहीं सॉरी, HD देवगौड़ा सही आंसर होगा, ठीक है। HD देवगौड़ा हो जाएंगे जो विधानसभा के सदस्य थे। हाँ, और CM से PM भी बने थे, ठीक है। क्या हुआ? नहीं, वो बन सकते हैं, फिर बाद में हो जाता है, सब कुछ है सारा। हाँ, 6 महीना के बाद जो है राज्यसभा या लोकसभा के कहीं ना कहीं तो कोई एक सदन में तो जाना पड़ेगा ना। हाँ, और विधानसभा से ही राज्यसभा जाते हैं। ऐसे भी ये सीधा सीधा समझ लीजिए ना कि प्रधानमंत्री तभी बनेगा जब तक वो लोकसभा में रहेगा। भले ही पहले वो जो भी सदन के हो, चाहे उच्च सदन के सदस्य हो, चाहे निम्न सदन के हो, चाहे विधानसभा के हो, चाहे विधान परिषद के हो, लेकिन बाद में उन्हें बनना पड़ेगा, ठीक है। राज्यसभा का भी सदस्य बनेंगे
हाँ, काहे नहीं बन सकते हैं? और राज्यसभा से नहीं बने तो इंदिरा गांधी किससे बने थे? पहली बार तो राज्यसभा के सदस्य ही थे जो बने थे। जी ठीक, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह सब तो वहीं से बने थे ना। बताइएगा। और पद ग्रहण नहीं, ऐसा भी हो सकता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहेगा तो ये प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंतर्गत जो है होना पड़ेगा। और ऐसे भी व्यक्ति हैं जो व्यक्ति किसी भी सदस्य के सदस्य नहीं थे और प्रधानमंत्री चुने गए थे डायरेक्ट। बताइएगा। बिल्कुल सही, पीवी नरसिम्हा राव। और ये भी तो नहीं, ये है मोदी जी तो लोकसभा के सदस्य है वाराणसी से ना। ठीक है, क्या हुआ? मनमोहन सिंह जी नहीं थे, वो राज्यसभा के थे, नहीं थे तो पहले तो वो मंत्री थे, पहले से ही वो वित्त मंत्री। पहले तो 1991 में तो वित्त मंत्री थे ना वो। ठीक है, ये तो अब वित्त मंत्री किसको बनाया जाएगा? समझ सकते हैं, जब तक नहीं रहेंगे सभा का सदस्य नहीं होंगे तब तक कैसे बनेंगे। चलिए आगे देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जो है पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था, कहाँ में? ताशकंद में, जो कि कब हुआ था? 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हुआ था और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हुआ था। ठीक है। सबसे अधिक उम्र में जो है बनने वाले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति मोरारजी देसाई, और सबसे कम उम्र में ठीक है राजीव गांधी हो जाएंगे, जो सबसे कम उम्र में, सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई। नाम बोलने से भी लगता होगा, जैसे राजीव आम बोलचाल की भाषा में नहीं कहते, आप सभी के दोस्ते होंगे, मतलब क्या यंग होंगे। ठीक है, सीधा सीधी बात है। तो सबसे युवा कौन हो जाएंगे? राजीव गांधी। ठीक है, और मोरारजी देसाई बोलते हैं, मोरारजी देसाई लग रहा है कि ऐसे भी जो है ठीक है जाने की कगार पे है, कहने का मतलब। ठीक है, तो इसलिए उससे पता चल जाएगा सबसे अधिक उम्र जो है मोरारजी देसाई। पहले गैर कांग्रेसी सरकार, हम कल के 1977 में बताए थे, इंदिरा गांधी का सरकार जब गिरा था तब पहली बार बने थे, जो किस पार्टी से बने थे? जनता पार्टी से। ठीक है, जनता पार्टी से। आगे बताइए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ठीक है, आगे बताइएगा। मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम कितना के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है? 1961 के तहत जो है यानी अधिनियम आया था, मंत्रिमंडल सचिवालय अधिनियम, जिसके तहत जो है मंत्रिमंडल सचिवालय जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। और जो है मंत्रिमंडल सचिव का जो है प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सचिव होता है। आगे बताइएगा। भारत की जो है संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बना होता है। इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। और संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं। सदन में कौन कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को जनता का सदन या फिर प्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है, या फिर निम्न सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा को जो है उच्च सदन, हाँ उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, और लोकप्रिय सदन के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकसभा को ही लोकप्रिय सदन के रूप में जाना जाता है। आगे बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितना हो सकता है? 250 हो सकता है, 250 अधिकतम हो सकता है। और जी, और लोकसभा का अधिकतम 550 हो सकता है। और वर्तमान में कितना प्रभावी है? 545 प्रभावी है। 43 प्लस 2 अभी समाप्त तो नहीं ना हुआ है, अभी प्रभावी की बात करेंगे। 545 सही है, घट गया है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो है हाँ प्रभावी नहीं हुआ है, ये जान लीजिए। दिया हुआ 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है उसको हटाने की बात कही गई है, लेकिन प्रभावी कहाँ हुआ है? गूगल पे देता है, वैसे हम देखे हैं, गूगल पर भी देता है कि हो गया है। नया बुक है, अच्छा देख लेते हैं। आगे बताइए, राज्यसभा की संरचना जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? अनुच्छेद, हम इसीलिए एक अनुच्छेद को हम गायब करके पूछे थे। ठीक है, राज्यसभा का संरचना अनुच्छेद 80 होगा। एक वर्ड हम जानते थे कि सब लोग याद कर लेते हैं, सरल यानी सिंपल। सरल, सौ से संसद, रौ से राज्यसभा, लौ से लोकसभा। 100 से सरल यानी में आता है 100 से संसद, अनुच्छेद 79, 80, 81। 79 में होगा संसद, जो कि संसद के 3 अंग होंगे, 2 सदन होंगे, जो अनुच्छेद 79 में।
और अनुच्छेद 79 में ही कहा गया है संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बना होगा। और अनुच्छेद 80 में क्या कहा गया, राज्यसभा का संरचना। और अनुच्छेद 81 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 81 में हो जाएगा लोकसभा का संरचना। आगे बताइएगा, और जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ठीक है, 80 के 3 के अकॉर्डिंग। आगे बताइएगा, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यानी राज्यसभा का कभी भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। अब यहाँ पे उल्टा हो जाता है, जिस तरह बोले कि लोकसभा का कार्यकाल होता है कितना वर्ष का, 5 वर्ष का। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन लोकसभा सदस्य के कार्यकाल तो नहीं है, कहने का मतलब प्रधानमंत्री का कार्यकाल नहीं है। उसी तरह से राष्ट्रपति, ये क्या कहते हैं, सॉरी, राज्यसभा की बात करते हैं तो राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता। अभी पहले बोल के निकले हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल नहीं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भी गठित नहीं किया जा सकता है। और प्रति 2 वर्ष पे जो है कितना सदस्य हटता है, 1/3 सदस्य जो है हटते रहता है। 83 के 1 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, 83 के 1/3 होगा जी, 1/3 प्रति 2 वर्ष पे जो है सेवानिवृत्त होते जाते हैं, जो अनुच्छेद 83 के 1 के अकॉर्डिंग। आगे बताए, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति अनुच्छेद 89 बताए, 64 और 89 दोनों। ठीक है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। और देखिए क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा, लेकिन बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। ठीक है, श्री SV कृष्णमूर्ति राव हो जाएंगे, यानी कृष्णमूर्ति राव भी याद रखेंगे चलेगा, जो क्या थे, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे। लेकिन 1 घंटा बीतने वाला है ना। हाँ, क्या हुआ, आज कोई बात नहीं, चलेगा। ठीक है, आसान लगता है, लेकिन देखिए एक चीज है, इंडियन पॉलिटी ऐसा चीज है कि आप कितनों पढ़िएगा ना, जान लीजिएगा। हिस्ट्री के लोग कहते हैं कि जो इसमें है याद करना आसान हो जाता है, बाद में आसान हो जाता है, लेकिन पॉलिटी का अनुच्छेद जल्दी नहीं याद होता है। ठीक है, लेकिन समझ के करिएगा ना तो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ के करिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। मेरा तो अभी प्रैक्टिस छूटा हुआ है, रियली बताते हैं, प्रैक्टिस छूटा हुआ है। यदि एक बार पढ़ लेते या फिर पढ़ के अगर करते ना तो और थोड़ा सा बेहतर होता। अभी सिर्फ हाँ, रियली बताते, आप देखते होंगे कि किताब बिना किताब देखे हुए कितना क्वेश्चन बुलाते हैं। ये सभी पिछले बार के SI मेंस का तैयारी किया हुआ ही तैयारी है, पिछले बार के मेंस का तैयारी है, उसके बाद कभी सही ढंग से पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा बहुत जो है अभी पढ़ रहे हैं, तो अभी हिस्ट्री में लगे हुए हैं, क्योंकि हिस्ट्री का नोट्स तैयार कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं। जब पॉलिटी में बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो समझिए ये भी कंप्लीट हो जाएगा। यही चीज है, एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना, परमानेंट सेव हो जाएगा मेमोरी में। तैयारी एक के बार होता है। ठीक है, नहीं तो जान लीजिए हम लोग जीके जीएस जितना भागते थे ना, हमको लगता है कि 10-12 बार लूसेंट पढ़े थे, लेकिन कभी ये पता नहीं चला कि कहाँ पे क्या होता है, किसको संसद बोलते हैं। ऐसे ही पता रट के चल गया था 79, 80, 81। ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं, अब तो धीरे धीरे अपने से लॉजिक आ जाता है ना। आप जितना चीजों को बार बार पढ़िएगा ना, जैसे मैथ का क्वेश्चन होता है, किसी क्वेश्चन को आज बना रहे हैं तो पूरा प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, फिर कल होके उसी क्वेश्चन को बनाइएगा तो कुछ शॉर्ट होगा, परसों होके बनाइएगा कुछ शॉर्ट हो जाएगा, और 3-4 एक सप्ताह के बाद बनाइएगा ना, फिर लगेगा कि एक बार क्वेश्चन देखे आंसर पर पहुंच जाइएगा। वही चीज होता है, तो चीजों को बार बार यदि करिएगा तो अपने आप आसान हो जाएगा। आगे बताइएगा, उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है। हम उपसभापति की बात करते हैं, सभापति नहीं। अनुच्छेद 90। ठीक है, अनुच्छेद 90 के अकॉर्डिंग होता है उपसभापति का पद रिक्त होना या फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना। कितना है, अनुच्छेद 90 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। बताइएगा, जब सभापति या उपसभापति के बारे में बात करें तो पद से हटाने का जो है संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 92। मतलब समझिएगा, वो विराम होगा, पीठासीन नहीं होगा। मतलब क्या है, रुका हुआ विराम होगा। विराम से बी से विराम, बी से 92। लॉजिक से ध्यान रखिएगा। 92 की बात इसमें क्या है कि जब सभापति या उपसभापति के बारे में जो है
ठीक है। यानी हटाने का जब हटाने का मतलब क्या है, जो हटाने का संकल्प जब विचाराधीन हो, यानी विचार में चल रहा है कि इसे हटाया जाए या ना हटाया जाए, मतलब क्या है, कोई स्थिति नहीं, यानी एक तरह से विराम की स्थिति में आ जाएगा। तो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग में होगा, अनुच्छेद 92 में होगा कि विचाराधीन होगा तो वो पीठासीन नहीं होंगे, यानी पद धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, मंत्रिपरिषद जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी नहीं होता, तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, व्यक्तिगत रूप से बोलेंगे तो राष्ट्रपति और सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आगे बताइएगा, लोकसभा में जो होता है कोरम जानते हैं कितना होता है, 1/10 होता है, और यह किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है, अनुच्छेद 100, सीधा याद रखिएगा 100 में है। ठीक है, कोरम। अच्छा, मंत्रिमंडल में अगर कोई मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है तो पूरा मंत्रिमंडल नहीं, कोई मंत्री के, अगर देखिए ये चीज है कि अगर कोई मंत्री के प्रति यदि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो केवल एक मंत्री ले जाएंगे, पूरा मंत्रिमंडल भंग नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्या हुआ, पूरा मंत्रिमंडल एक मंत्री कोई हटेंगे तो सारा हट जाएंगे। जैसे अगर एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, हाँ नहीं, अविश्वास प्रस्ताव, अच्छा नहीं, अविश्वास प्रस्ताव अगर लगेगा तब तो भंग होना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे अगर बर्खास्त कर दे या फिर कुछ ऐसा होता है उस स्थिति में नहीं होगा, नहीं तो ऐसा तो सब मंत्री पर कुछ न कुछ केस है ही है। ठीक है, लगभग जितने मंत्री है सब पे 2-4-5 को केस है ही है। ठीक है, लेकिन उनपे अविश्वास प्रस्ताव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि लोकसभा और बहुमत दल के नेता सब एक होते हैं, तो कभी सिद्ध होगा नहीं। अविश्वास प्रस्ताव यदि लाया जाता है, और अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, तो सब मिलके अपने में सब मिलके उस पर चाहेगा तभी होगा। ठीक है, आज तक सुने हैं एक ही प्रधानमंत्री के पीछे लगा था कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो विश्वास मत प्राप्त करने में जो है असफल हो गए थे। ठीक है, बाकी उनके बाद किसी पे नहीं लगा है, क्योंकि उसके बाद 60 गांठ की सरकार चलती है। ठीक है, और इसी के तहत एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसका नाम बताते हैं, जिसमें कि जो है राजनीतिक और जो कैदी जो है, यानी कहने का मतलब राजनीतिक यानी नेता के साथ साथ जो है जितने भी क्राइमर होते हैं वो सभी का 60 गांठ होता है। अभी भी देख रहे हैं ना, जितने भी पॉलिटिशियन है सभी का कुछ न कुछ, जितने भी क्राइम करने वाले हैं, मर्डर करने वाले हो, शूटर हो, सभी उनके 60 गांठ में रहते हैं। और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था, वो कौन सा समिति था बताना है। तो समझिएगा, सीधा सीधा समझिएगा, ऐसी स्थिति में क्या होता है, नेताजी बोरा जाते हैं, तो इससे ध्यान रखिएगा बोहरा समिति है। ठीक है, एक लॉजिक मतलब बता रहे हैं, अगर आप किसी जो है वैसे व्यक्ति को यदि आप सपोर्ट करते हैं, समर्थन देते हैं, इसका मतलब बोराए हुए इंसान है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा, बोहरा समिति के द्वारा जो है राजनीतिक यानी नेता और जो है क्राइम को दोनों को 60 गांठ के बारे में जो है बताया गया था बोहरा समिति का। क्या हुआ, जुल्म करके जुल्म के साथ ही नहीं बनेगा नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन अक्सर हो जाता है, करना पड़ता है, क्योंकि जैसे लोग जैसा स्थिति देखते हैं उस स्थिति में करना पड़ जाता है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं, सोशल मीडिया पे है अभी। ठीक है, बहुत सारी बात है, चलिए, और होता ही है। देखिए, अच्छा कहने की बात नहीं, जो हकीक सच्चाई है वो सभी को दिख रहा है, भले ही करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन हम जानते हैं इस चीज को 100% वो करते ही हैं। जिसका क्राइम रेट ज्यादा उसका टिकट मिलने की संभावना ठीक है, टिकट हो तो उसी लोग को मिलता है ना। चलिए आगे देखते हैं, बताएगा केवल राज्यसभा को जो है राज्यसभा में उपस्थित मतदान, ठीक है, पहले इसको समझिएगा, केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित मतदान तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम कितने सदस्यों को बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का अधिकार प्राप्त होता है, 2/3 होगा। पहले अखिल भारतीय, हम पहले इसके भाषा में नहीं समझिएगा, अखिल भारतीय सेवा समझते हैं, जो अनुच्छेद कितना के तहत है, 312 के अकॉर्डिंग है अखिल भारतीय सेवा। और अखिल भारतीय सेवा के लिए जो है, यानी राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है, राज्यसभा में उसके कितने सदस्यों के द्वारा अधिकार जो है यदि पारित करना है, उसके लिए तो 2/3 सदस्य जरूरी होता है। ठीक है, हाँ, उपस्थित जितना लोग उपस्थित हुए हैं ना, उसमें उपस्थित सदस्यों का जो है राज्यसभा के 2/3 सदस्य का जो है मतलब बहुमत, हाँ बहुमत होगा तभी जाके जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाएगा, सृजन तभी किया जाएगा अखिल भारतीय सेवा। हाँ, राज्यसभा ही कर सकता है। आगे बताइएगा, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है,
यह किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 109 बिल्कुल सही है। धन विधेयक के बारे में ऐसे बोले तो धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 होता है ना, 110। लेकिन धन विधेयक को जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109 में कहा गया है और 109 के 1 के तहत है। और धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का ही अधिकार है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ सिफारिश ही कर सकते हैं, बाकी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, और सारा निर्णय तो लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। 109 सीधा, हाँ सीधा 109 का 1 देता है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ आगे बताइएगा, राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे कौन कौन व्यक्ति थे? राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह, राजीव गांधी तो ये राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। राजीव गांधी नहीं थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद बनने समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। देखिए सुनिएगा, सुन लीजिए, दो व्यक्ति को तो सभी लोग को याद होगा नाम, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह। ठीक है, इंदिरा गांधी जी और मनमोहन सिंह ये दो व्यक्ति थे जो राज्यसभा के थे। इसके बाद दो व्यक्ति का नाम जो है आराम से याद रखिएगा, पहला एच.डी. देवगौड़ा, ठीक है, और दूसरा I.K. गुजराल। ठीक है, देखिएगा I.K.H.D. ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा अंग्रेजी का अल्फाबेटिकल नाम का जा रहा है ना, आई के बाद जो है के, यानी I.K. जो है गुजराल, हाँ सॉरी I.K. गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा, अल्फाबेटिकल लेटर से दो नाम में जो जा रहा है उस नाम को ले लीजिएगा। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, आराम से कर सकते हैं। अरे कुछ नहीं, बार बार क्वेश्चन आएगा ना, एक आध बार क्वेश्चन आएगा, अपने याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, क्या राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है? नहीं कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। क्या राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकता है? नहीं कर सकता है, न ही उसे अस्वीकार कर सकता है, न ही संशोधन कर सकता है। ठीक है, हाँ सिफारिश कर सकता है, बस यही है। ये सब भाषा वाला में क्वेश्चन पूछा जाता है, वहां पे दिक्कत होगी। आगे बताइएगा, राष्ट्रपति वर्ष में जो है कम से कम जो है कितने बार राज्यसभा का अधिवेशन को आहूत करेगा? 2 बार करेगा। कम से कम राष्ट्रपति जो है वर्ष में 2 बार राज्यसभा के जो है यानी बैठक को जब बुलाएगा। ठीक है, सही है। और संसद का बैठक जो है वर्ष में कितनी बार? मिनिमम तो वो भी 2 बार है, 6 महीने के अंतराल पे। हाँ, अनुच्छेद 85 के अकॉर्डिंग ही है, तो 6 महीने के अंतर्गत 2 बार होना चाहिए, यानी 6 महीना से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। अगला बताइए, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? देखिए, पहली बार गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952 को पहली बार गठन हुआ था। अगर पहला राज्यसभा का कार्यकाल बोला यानी पहली बैठक कब हुआ था तो 13 मई 1952। ठीक है, राज्यसभा का गठन की बात करें तो 3 अप्रैल 1952, और 3 के आगे 1 लगाइएगा 13, अगला हो जाएगा जो है मई, यानी अप्रैल के बाद मई होता है ना, तो 13 मई 1952 को जो है राज्यसभा का पहला बैठक हुआ था। आगे होते हैं, राज्यसभा में जो है प्रतिनिधित्व तो नहीं है, तो किस किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो वही संशासित प्रदेश में आते हैं, जिसमें हाँ अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप और लक्षद्वीप, ये सभी का जो है राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या वो तो है, राज्यसभा में तो है, दिल्ली में तो अच्छा दिल्ली में है, बाकी में नहीं है। हाँ ठीक है, दिल्ली में, फिर जम्मू कश्मीर में भी तो है, लद्दाख में तो है, ये है क्या? लद्दाख में नहीं है, सॉरी लद्दाख में नहीं है, लद्दाख में सिर्फ लोकसभा है। हाँ, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 जगह है, बाकी जगह नहीं होगा। आगे बताइएगा, लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? अनुच्छेद 81 हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो संसद भवन में जो बोले थे वो कितने राष्ट्रपति थे? तो 4 थे। ठीक है, अंतिम में आए थे जो बराक ओबामा हो जाएंगे, जो बोलने वाले हो जाएंगे। इससे पहले आए थे बॉस से बराक ओबामा, बॉस से बिल क्लिंटन। ठीक है, बिल क्लिंटन कब आए थे? 2000 में, और बराक ओबामा कब आए थे? 2010 में। और सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले 1959 में आए थे, और 1959 में आए थे आइजन हावर, यानी आइजन हावर आए थे 1959 में, और 10 साल बाद आए थे 1969 में, जो आए थे उस संसद में बोले नहीं थे लेकिन आए थे, यानी संसद तक नहीं पहुंचे थे, तो वो थे रिचर्ड निक्सन। रिचर्ड निक्सन जो है, रिच मतलब क्या होता है? तो रिच मत नहीं, रिच नहीं बोलते हैं, उसी को पहुंचना नहीं होता है, रिच की बात करते हैं, पहुंचने की बात है। तो भारत तो पहुंचे थे लेकिन संसद में नहीं पहुंच पाए, वो व्यक्ति कौन थे? रिचर्ड निक्सन। ठीक है, जो कब आए थे? 1969 में। और पहले राष्ट्रपति आइजन हावर आए थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति, जो 1959 में आए थे।
ठीक है, 10-10 साल का आंकड़ा वाला हम बताए आपको, ठीक है। 1959 और 1969 ये याद हो गया होगा कि पहला अमेरिकी राष्ट्रपति जो आए 1959 में आइजनहावर, ठीक है। और दूसरे जो है 10 साल के बाद 1969 में जो आए थे, कौन आए थे? रिचर्ड निक्सन। वो संसद तक नहीं पहुंचे थे, तो बोलेंगे कहां से? ये हो गया 2। इसके बाद 2000 में आए थे कौन? बिल क्लिंटन। 2000 में बिल क्लिंटन, 2010 में बराक ओबामा। 10 साल के अंतराल में बात कर, टोटल अभी तक 6 गो अमेरिका के राष्ट्रपति अवे किए हैं। हाँ, हम टोटल 6 गो अवे किए हैं, जिसमें हम बता रहे हैं, तो 4 गो तो याद हो गया ना। इसमें नहीं जोड़ा, हाँ 5 हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप कब आया था? 2000 ये 19 में आया है, इससे पहले ही आया था, 2019 में आया था डोनाल्ड ट्रंप। तो ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं वाला होगा, ये हो ही गया, याद ही रहेगा। हम 4 को पहले याद करवाए, कैसे कैसे इसको समझे। पहला 1959 आइजनहावर, 10 साल बाद 69 में रिचर्ड निक्सन। का मतलब क्या है? रिच यानी मतलब पहुंच नहीं पाए। रिच मतलब क्या होता है? रिच मतलब पहुंचना होता है, यानी भारत तो पहुंचे लेकिन संसद में नहीं गए। तो ये रिचर्ड निक्सन 59-10-69। फिर बताया आपको बिल क्लिंटन 2000 में और बराक ओबामा 2010 में, ठीक है। ये क्लियर हो गया 4। 5वां जो है ये क्या नाम है? डोनाल्ड ट्रंप, 5वां, वो भी क्लियर हो गया। 2 व्यक्ति, हाँ 2020 को आए थे, ठीक है। ये डोनाल्ड ट्रंप 25 फरवरी 2020 को आए थे। इस बीच में जो है 2 व्यक्ति का नाम छूटा। एक जिमी कार्टर जो 1978 में आए थे। कब आए थे? जिमी कार्टर 1978 में। और एक व्यक्ति है जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो कि 2006 में। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है कब आए थे? 2006 में। और जिमी कार्टर कब आए थे? 1978 में आए थे, ठीक है। ये 7 का 7 ध्यान में हो गया। 1-2 बार खुद से पढ़िएगा, ज्यादा कमांड होगा, ठीक है। हाँ, टोटल 7 ही आए हैं अभी तक। आगे बताइएगा, मूल संविधान में जो है लोकसभा की सदस्य संख्या कितना निश्चित किया गया था? बिल्कुल सही है, सीधा 500। मूल संविधान में जो है, देखिए हम जानते हैं इसलिए कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि हम सब पढ़ क्या रहे हैं, तो 525 से बढ़ाकर 545 क्या संविधान संशोधन में किया गया था। तो 31वां संविधान संशोधन 31वां संविधान संशोधन 1971 होगा, देख लीजिएगा। 1970-71 होगा 31वां संविधान संशोधन। एक बार देख लीजिए ना, आप एक बार देख लीजिए। उसे हम जब तक कंफर्म नहीं रहते, कहीं कहीं थोड़ा डाउट आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी को पता है कि 500 से बढ़ाकर 525 कब किया गया, ये नहीं ध्यान में है, और जनरली बुक में लिखा हुआ भी नहीं है, सभी लोग को पता है। 73 है ना, हम बोले थे, थोड़ा डाउट था, हमको लग रहा था कि वही है। 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत जो है 525 से बढ़ाकर 545, ठीक है। लेकिन इससे पहले मूल संविधान में तो 500 ही था, और 500 से बढ़ाकर 525 क्या संविधान संशोधन में किया गया था। तो हम 500 से बढ़ाकर 525 की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तो पढ़ रहे थे 525 से 545 ना, 500 से 525 ना जानते हैं। वो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत किया गया जी। तो 7वां हम बता रहे हैं ना, 7वां संविधान संशोधन, हाँ 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत जो है लोकसभा की जो है यानी अधिकतम सीटों की संख्या जो है 500 से बढ़ाकर 525 किया गया था। और इसी के साथ साथ जो है एक राज्यपाल जो है 1, 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है मतलब जो है आवंटन, यानी कि जो है हाँ अधिक राज्य को भी देख सकते हैं, वो राज्यपाल देख सकते हैं, वो भी 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। और राज्यपाल को उस स्थिति में जो वेतन भत्ता जो मिलता है यानी वेतन मिलता है, वो राष्ट्रपति के निर्धारण के आधार पर जो है दोनों राज्य से अनुपात में मिलता है। हो सकता है किसी राज्य से 50% मिले, या फिर किसी से 60-40 मिले, या 40-60 मिले, वो उसको तय कौन करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। लोकसभा की सीट को निश्चित कर दिया गया था 84वां संविधान संशोधन, हाँ 2003 के तहत, जो कि 2026 तक तो है वही रहेगा। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। 552 की बात करते हैं ना, देखिए 550 प्लस 2 है वो, ठीक है, जो अधिकतम 550 हो सकता है, अधिकतम 550 हो अब हो सकता है। 543 प्लस 2 जो है अभी है, 543 प्लस 2 अभी है वर्तमान में, और 52 अधिकतम 26 तक हो सकती है।
ये देखिए 2026 तक ये सीमित रहेगा, उसके बाद बढ़ सकता है, बढ़ेगा ही, वो तय है अब, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे होता है तो वो बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या हुआ? और सेंसस के बाद हाँ हाँ हाँ, ये जनगणना हो जाएगी, इसके बाद हर हाल में जो है ये 2026 तो आने ही वाला है। क्या हुआ? हाँ 1971 के जनगणना के आधार पे अभी तक चल रहा है, उसके बाद यानी जनगणना का आधार वर्ष तो 1971 ही है। आगे बताइएगा, नए परिसीमन के बाद जो है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो है 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कितना आरक्षण आरक्षित किए गए हैं? तो 47 किए गए हैं। ठीक है, यानी नए परिसीमन की बात करते हैं, जो कि कब? तो जो है ये अनुच्छेद 330 में। क्या हुआ? नहीं, हम अपनी दूसरा चीज बोले, सुन लीजिए पहले। नए परिसीमन के बाद जो है अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 47 स्थान आरक्षित किए गए हैं, जो अनुच्छेद 330 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अनुच्छेद 330 में कुछ और कहा गया जो कल भी बताए थे, क्या है अनुच्छेद 330 में बताइएगा। हाँ, लोकसभा में जो है ना अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में आरक्षण की बात की गई है, तो उसी के तहत उसी को ना हम डिटेल भाषा में बोले हैं अभी, जो कितना आरक्षित किया गया है, तो 84 और 47। एससी के लिए 84, हाँ, एससी के लिए 84 और SC ST के लिए 47 हो जाएगा। पूछ रहे थे कि बिहार अपना राज्य विधानसभा में एसटी के लिए जो है 38 है। बिहार में नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं कन्फर्म। ठीक है, देखेंगे। आगे बताइएगा, आगे बताइए, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के आधार पर होती है, जो कि वयस्क मताधिकार का जो है उम्र कितना वर्ष होता है? 18 वर्ष होता है, यानी मत देने का अधिकार 18 वर्ष। और मत देने का अधिकार किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग मिलता है? 326 के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, आगे बताएगा, क्या संविधान संशोधन के तहत जो है 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो है वयस्क माना गया है। 61वां 1989 के तहत, 61वां 1989 के तहत जो है 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति जो है वयस्क माने जाते हैं। 21 से 18 कर दिया जी। अधिकार कौन सा अधिकार है? क्या हुआ? देखिए, राजनीतिक अधिकार सही है। ठीक है, बहुत ऐसा मतलब जितना भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है ना, वो सभी को हम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम एक चीज हम बता रहे हैं, अभी तक बता रहे हैं, क्यूज तभी वेस्ट हो सकता है जब एग्जाम में जो चीज पूछा जा रहा है और जहां पे कंफ्यूजन होता है उस चीज को क्लियर किया जाए। ठीक है, और जितना भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, आप हिस्ट्री में जो भी लोग बैच में क्यूज कर रहे हो तो या पहले से देख रहे होंगे, पता करिएगा उनसे, जो भी कंफ्यूजन के कारण गलत हो रहा होगा वो अब गलती नहीं होता होगा। ठीक है, तो मेन है कंफ्यूजन जहां जहां पे होता है, हम कोशिश कर रहे हैं उस सभी पॉइंट को जो है एक जगह करके बताने का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अभी कोरम बताए थे कि लोकसभा का कोरम जो होता है 1/10 होता है, जो अनुच्छेद 100 बताए थे, और 100 के 3 में आ जाता है, लेकिन 100 ही याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में सीधा 100, 101, 102, 103 देता है, कभी कभी फंसाने के लिए 101 का 1, 2, 3 लगा देता है। ठीक है, तो 100 का 3 हो जाएगा लोकसभा का कोरम, और कोरम 1/10 जो कि कितना होता है? 55 हो जाएगा। 55, इसमें भी लोग ज्यादातर गलती करते हैं, ऑप्शन में 50, 55 जरूर रहता है, लोग 50 मार के निकल जाते हैं, वहां पे गलती हो जाती है। ये ध्यान रखना है कि लोकसभा का कोरम कितना होगा? 55 हो जाएगा। ठीक है, और किसी भी विधेयक के लिए जो होता है उसमें 50 हो जाता है, कहीं पे 50 भी है। आगे बताइएगा, संसद की संयुक्त बैठक जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 108 के अकॉर्डिंग होता है। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और संसद के जो है यानी संयुक्त अधिवेशन कुल कितने स्थितियों में बुलाया जाता है? दोनों मतलब अगर संसद में टोटल 3 हो जाएगा। टोटल 3 स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। क्या क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। पहला होता है कि दूसरे सदन द्वारा विधेयक को यदि अस्वीकार कर लिया गया है तो उस स्थिति में भी संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। ध्यान से समझिएगा, अगर दूसरे सदन जो है यदि किसी भी जो है विधेयक को अस्वीकार कर लिया है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरी बात की, विधेयक पर जो है किए जाने वाले संशोधनों के बारे में जो है दोनों सदन को जो है अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। यदि दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं तो उस स्थिति में भी जो है संयुक्त बैठक बुलाया जाएगा, ताकि सबको एक जगह बैठाए और समझाए बुझाए।
नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, अगर दोनों सदन के द्वारा जो है असहमति जाहिर कर दी गई है, तो उस स्थिति में भी जो है संयुक्त बैठक को बुलाया जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। पहला क्या होगा कि दूसरे सदन के द्वारा जो है अस्वीकार कर लिया, उस स्थिति में भी। दूसरी बात क्या हुआ कि दोनों सदन को जो है द्वारा अस्वीकार किया गया, उस स्थिति में भी बुलाया जाएगा। और तीसरी बात क्या होती है, इसको भी समझ लीजिएगा। तीसरा होता है कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक समय बीत गया हो। अगर दूसरा सदन विधेयक पारित नहीं कर रहा है, बात को समझ लीजिएगा, दूसरा सदन यदि विधेयक को पारित नहीं कर रहा है और समय जो है 6 महीना से अधिक बीत गया है, तो उस स्थिति में भी जो है राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है, यानी संयुक्त बैठक बुला सकता है। तीनों स्थिति समझ गए होंगे अपने भाषा में। पहला क्या हुआ, दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकार कर लिया गया है, उस स्थिति में भी। दूसरा क्या बताया, दोनों सदन यदि अस्वीकार करते उस स्थिति में भी। और तीसरा क्या है, दूसरे सदन के द्वारा जो है यदि नहीं होता है टालने का समय कि ठीक है 10 दिन के बाद हो जाएगा, 15 दिन के बाद हो जाएगा, उस ऐसा करते करते 6 महीना समय यदि बीत जाता है, तो उस स्थिति में भी जो है संसद के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुला सकता है। और लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 118 के 4 के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए आगे बताइएगा। संसद से जो है लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण जो है व्याप्तिगत यानी समाप्त नहीं होता है। कहने का मतलब जो है संसद से जो है लंबित विधेयक है वो सदनों के सत्रावसान, यदि संसद के सदन का सत्रावसान हो जाता है तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो विधेयक जो है स्वतः समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 107 में कहा गया है। कल एक अनुच्छेद बताए थे, संसद सदस्य का विशेषाधिकार, जो अनुच्छेद 105, संसद सदस्य का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 के अकॉर्डिंग होगा। और अनुच्छेद 107 में क्या कहा गया है कि कोई भी यदि संसद का सत्रावसान हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो विधेयक पहले से लंबित था वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त नहीं होगा 107 में। आगे बताइएगा। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का निर्णय जो है अंतिम निर्णय होता है, यानी धन विधेयक के संबंध में जो है किसका अंतिम निर्णय होता है, तो लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, और धन विधेयक के मामले में क्या संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी आपको पहले बढ़िया से बता दिए हैं। ये समझ लीजिए, इससे इतना क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा ना कि एग्जाम में सीधे कुछों के लिए कुछ भी पॉइंट दे देगा, कह देगा कि क्या इसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो सीधा 3 के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता है। तो धन विधेयक के मामले में भी जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। ठीक है, और आगे हम बताए थे अभी थोड़ी देर पहले 50 वाला बात बोल रहे थे ना कि जो है जैसे लोकसभा का कोरम 55 होता है, बाद में लोकसभा का कोरम कितना होता है, 55 होता है। लेकिन यदि किसी संसद के सदस्य पे अविश्वास प्रस्ताव पारित करना होता है तो उस स्थिति में कम से कम कितने सदस्यों का प्रस्ताव, 50 सदस्य का साइन होना आवश्यक होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, 50 और 55 दोनों। ठीक है, आगे बताइएगा। भारत के संविधान में जो है किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख है या नहीं, ये बताना है। तो संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर संविधान में उल्लेख होता तो अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है, क्या कभी पढ़े हैं, नहीं पढ़े, तो इसका मतलब संविधान में उल्लेख नहीं है। जिस तरह से योजना आयोग के बारे में बोला जाता है कि योजना आयोग कैसा निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है नहीं ना, है तो गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं, यानी संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, अगर इसी तरह से निर्वाचन आयोग के बारे में बोला जाता है तो निर्वाचन आयोग है ना संवैधानिक आयोग, क्योंकि संविधान में चर्चा है इसकी किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, 324 से लेकर 329 के अकॉर्डिंग निर्वाचन की व्यवस्था है। आगे बताइएगा। लोकसभा के पदाधिकारी में जैसे होते हैं अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अनुच्छेद 93 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, क्या हुआ, और अनुच्छेद 92 में क्या बताए थे, विचाराधीन जब रहेगा, विचाराधीन रहेगा जब राज्यसभा का सभापति तो पीठासीन नहीं होगा, वो 92 में था। ठीक है, अब देखिए इतना जो है ना, थोड़ा सा जोर दीजिएगा ना दिमाग पे, तो मन में कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिएगा पूरा जो है ना, कल लोकसभा में भी थोड़ा कर देंगे कल ही। ठीक है, और कल का टॉपिक जो है भारत का महान्यायवादी, ठीक है, भारत की संचित निधि, और इसके साथ साथ जो है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, और इसके साथ साथ आकस्मिक निधि। यानी कहने का मतलब टोटल 20 तक टॉपिक कंप्लीट करना है। 20 तक नहीं होगा 19 तक करिएगा। ठीक है,
कितना, अभी रुक जाइएगा एक मिनट। कल से जो है टॉपिक 15 से लेके 19 तक कर लीजिएगा, यानी 4 टॉपिक इसमें लेना है लूसेंट में, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट है, सब आराम से एक बार कम से कम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और समझ लीजिए ये किसी क्लास से आपको कम नहीं होगा। जिस तरह से आप पढ़ रहे होंगे या कहीं भी जाके पढ़ते हैं ना, उससे कहीं पे कम नहीं होगा, जहां तक उससे ज्यादा मिलता होगा, ठीक है। कहीं भी जाइएगा तो मन में जो क्वेश्चन होगा ना, उस क्वेश्चन को आप नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछ सकते, वो डाउट हमेशा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डाउट क्लियर करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, घबराइएगा नहीं। हम सोचे थे कि 10-10 पेज को लेके चलेंगे, लेकिन हमसे वो चीज नहीं हो सकता है। छोड़ छोड़ के चलो कि जितना भी है, जो जरूरत का चीज है उतना करें। क्रांतिक तारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न, देखिए पहला नंबर इसके लिए तारांकित और तारांकित, इसके लिए एक बार जो है संसद का जब अधिवेशन चलेगा ना, उसमें क्लियर कर लीजिएगा, सब आ जाएगा। उसमें कितना प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका समय क्या होता है, प्रश्न काल का, शून्य काल का, सब एक जगह पढ़ लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। उसको ड्रॉप करिए तो